आपको हम आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं और सबसे इंटरेस्टिंग ढंग से और बहुत ही अलग ढंग से पढ़ाने हैं वाले हैं, जो यूट्यूब पर आप पहली बार शायद लगा होगा कि हम पढ़ रहे हैं इस ढंग से व्याकरण को। इतना आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं, आप शुरू से अगर अंत तक बने रहते हैं तो आप कहिएगा कि हाँ हम व्याकरण पढ़े हैं। आखिर व्याकरण क्या होता है उसके बारे में हम जाने हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाने वाला वो सब्जेक्ट है तो वो व्याकरण। 40 नंबर का आपका बुक रहेगा, जबकि हिंदी व्याकरण आपको कितना रहेगा, 60 नंबर का रहेगा। और आज सबसे पहला चैप्टर जो होता है वर्ण, वर्ण क्या है आखिर, हम उसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर वर्ण क्या होता है। क्या वर्ण, वर्ण आखिर क्या है इसको समझते हैं। तो वर्ण मतलब वो होता है जो सबसे छोटी अक्षर का, जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। यानी क्या, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि, मूल ध्वनि मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब होता है आवाज, मतलब वर्ण उस अक्षर को कहते हैं, उस आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी वो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे हो गया मान लीजिए क, ये वर्ण हो गया, आप इसको खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, समझे क्या। जैसे राम हो गया, हम कहेंगे आप राम का खंड करिए तो आप करिएगा क्या, रा अलग कर सकते हैं और म अलग कर सकते हैं। लेकिन वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। समझे क्या, आप समझ गए वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस आवाज को कहते हैं, उस छोटा सा अक्षर को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब आगे आपके सामने प्रश्न रहेगा क्या कि आखिर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो दिया गया है उसके अनुसार वर्ण की बोल रहा है कुल संख्या 48 यानी 48 होती है। कितना बोल रहा है, 48 है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। तो वर्ण की कुल संख्या बोले कितना होता है, तो क्या होगा 48, क्या हो जाएगा 48। समझे क्या, वर्ण क्या है समझ गए। वर्ण की पूछे संख्या कितनी होती है तो आप लगा सकते हैं वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो वर्ण की कुल संख्या 48 होती है। ठीक है क्या, ये 1 नंबर समझ गए, 2 नंबर पॉइंट समझ गए। 3 नंबर पॉइंट क्या पूछेगा कि वर्ण जो है उसके कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आपको वर्ण का कितना भेद होता है, तो वर्ण के 2 भेद होता है। वर्ण के कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। समझे क्या। अब आखिर स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको समझाते हैं स्वर वर्ण क्या है। ठीक है, हम अक्षर लिख के ही उसका परिभाषा बहुत ही आसान ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्वर हो गया मान लीजिए अ, और व्यंजन में हो गया क। समझे क्या, देखिए आप बोलिए तो अ, किसी के सहायता पड़ रहा है क्या, किसी से ज़रूरत है क्या, नहीं। अब वही बोलिए आप क बोल के देखिए क, इसमें क्या अ आ रहा है, बोलिए चौ, क्या आ रहा है अ, चौ अ आ रहा है। जबकि आप स्वर इधर ले लीजिए ई, मतलब ये स्वतंत्र रूप से बुला रहा है, जबकि इधर क्या है कि इधर से हमें जरूरत पड़ रहा है। तो यही हो जाएगा परिभाषा क्या, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब ये स्वर वर्ण ऐसा वर्ण होता है जिसमें किसी और के अक्षर की सहायता से नहीं बोला जाता है, ये खुद में बोलने में समर्थ है।
तो समझे क्या कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। याद कर लीजिएगा कि जिसके उच्चारण में क्या, जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे आप बोल सकते हैं अ, ये किसी और की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। जैसे बोल सकते हैं आप आ, उ, ETC, और कुछ होगा क्या, आ के जितना अक्षर होता है। समझे क्या, स्वर वर्ण समझ गए। अब हम व्यंजन वर्ण समझते हैं। तो व्यंजन वर्ण बोलने से हमको पता चला है कि जब क, ओहो, हमको तो पता चल रहा है कि इधर से हमें स्वर की जरूरत पड़ रहा है। मतलब बिना हम स्वर के लिए बिना हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। समझे क्या, जैसे आप बोलिए चौ, आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी क्या है कि जिसके उच्चारण में, क्या लिख सकते हैं आप, क्या जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण मतलब जानते हैं ना, बोलने में, क्या बोलने में, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझे क्या कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण मतलब इधर से हमारा जरूरत पड़ रहा है, क्या स्वर वर्ण की जरूरत पड़ रहा है। जैसे हो बोल रहे हैं आप ख, हमें जरूरत पड़ रहा है ना, इधर स्वर से क्या हमें चाहिए, अ, ख बोलने के लिए अ चाहिए, ख ना। जैसे आप बोलिए प, अ चाहिए ना, ये व्यंजन वर्ण है। समझे क्या, समझे कि आखिर स्वर और व्यंजन का परिभाषा भी क्लियर कि स्वर क्या है, तो जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये खुद में बेचारा बलिष्ठ है, बाहुबली है, किसी और की लड़ने के लिए ताकत नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है, व्यंजन, जिसको स्वर के बिना काम नहीं चलेगा, तो वही तो व्यंजन है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उससे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझे क्या। और कभी कभी एग्जाम में और क्वेश्चन पूछेगा क्या कि स्वर वर्ण की संख्या आखिर कितनी होती है, क्या स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या एग्जाम के हिसाब से लगा लीजिए, बहुत सारा व्याकरण में अलग अलग है, लेकिन हम आपको बता रहे 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछे कितना होती है, 11, कितना लगाइएगा, 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी, 11, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, 33 है। कि आखिर वर्णमाला क्या है, क्या वर्णमाला, वर्णमाला। समझे, आप शादी विवाह में गए होंगे तो लड़का और लड़की का एक माला पहनाता है, तो ओकरा क्या कहते हैं, वरमाला। क्या वरमाला मतलब वर और वधू के लिए होता है, लेकिन यहाँ बोला है वर्णमाला। वर्ण मतलब आप वर्ण पढ़ रहे हैं, मतलब अक्षरों की जो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। समझे, जब फूल के समूह होता है तो फूल माला होता है। जब फूल बहुत सारा, अगर जो मान लीजिए, अगर ये माला है धागा, इसमें बहुत सारा लगा दिए फूल, तो ये हो गया क्या, फूल माला। कौन माला, फूल माला, फूल माला। लेकिन यही में अगर जो ये माला है, इसमें वर्ण लटका दिए, क ख ना, क से क ख प
च। तो ये सब अक्षर की वर्ण की माला है। तो ये है वर्ण माला। वर्ण माला यानी वर्ण की जो माला होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। समझे? वर्णों के समूह को, झुंड के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझे क्या? वर्ण के जो समूह है वो उसी को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना के आपको पूछेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वो पूछेगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप क्या लगाइएगा? वर्णमाला। क्लियर? कि वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के जो समूह हैं, झुंड जो है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अब इससे हम आगे चलते हैं। स्वर व्यंजन जो पढ़े थे उसके अब खंड बाई खंड पढ़ते हैं। क्या? चलिए अब हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण के आखिर भेद क्या होता है। तो स्वर वर्ण के दो भेद होता है। कितना भेद होता है? स्वर वर्ण के दो भेद होता है। एक होता है मूल स्वर। कौन स्वर? मूल स्वर। दूसरा होता है संयुक्त स्वर। कौन? संयुक्त स्वर। ठीक है क्या? अब यहाँ पर पूछिएगा आप, सर मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर किसे कहते हैं उसका परिभाषा दे रहे। अ, आ, हर्षी ई, दीर्घी ई, हर्षु उ, दुर्गु उ, कमा ओ को मूल स्वर कहते हैं। याद कर लीजिएगा क्या कि अ, आ, हर्षी ई, दीर्घी ई, हर्षु उ, दुर्गु उ, कमा ओ को मूल स्वर कहते हैं। अब कभी ये भी पूछेगा मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7। आप लगा सकते हैं मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब है आखिर संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर क्या है? तो इसमें हम आपको छोड़े हैं क्या? आई, औ। क्या? आई और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या? आई और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। आई जो बना है वो किससे बना है? तो किससे बना है? अ प्लस ए से आई बना है। अ प्लस ए से मिलके आई बनता है। ठीक है? और औ किससे बनता है? अ प्लस ओ से मिलके औ बनता है। समझे? इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि आई और औ को मूल स्वर कहते हैं। क्या? आई और, थोड़ा मिटा दे क्या? हम मिटा देते हैं। आई और औ को, आई और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। समझे? अब इतने पर इसका भेद लिमिट नहीं है, कुछ आगे भी है। तो आगे क्या है? संयुक्त स्वर के भी आप दो भेद। संयुक्त स्वर के कितना भेद? दो भेद होता है। एक होता है हर्षव, एक हर्षव, हर्षव, एक होता है दीर्घ। ठीक है? तो हर्षव स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो हर्षव स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे। क्या? जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। कथी? याद हो जाएगा कि जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। जैसे अ, बोलिए अ ना, बोलिए क्या? हर्षी ई। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, या बोलिए ना जिसको बोलने में दुगुना समय लगे। क्या? जिसको बोलने में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे। जिसको बोलने में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे। दुगुना। आप बोले अ, तो आप बोलिए आ,
क्या? आ। इससे ज़्यादा समय लगना, जोर पड़ रहा है ना, ये भी बोलते हैं जिसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ बोलना पड़े। ओ देखिए शांति से बोला गया, वही बोलिए आ, थोड़ा पावर लग रहा है क्या? हाँ, आप बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तो ई, ये क्या ई है, लेकिन यही ई नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, बच्चा से पढ़ लेता ई तो इहो ई ना, ई तो ई हवे ई, समझे? ये है ऊ, तो ये ऊ नहीं पढ़ेंगे, ये ऊ पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे ऊ, समझे क्या? यही होता है ह्रस्व और दीर्घ। मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व है, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे, दुगुना समय लगे ह्रस्व स्वर के, वही तो है दीर्घ स्वर। चलिए अब हम स्वर वर्ण के सब पढ़ लिए, अब हम व्यंजन पर चलते हैं, आखिर व्यंजन के वर्ण के क्या भेद है और कैसे है। ठीक है, अब है कि व्यंजन वर्ण क्या है वो तो समझ गए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है वो व्यंजन होता है। अब है व्यंजन वर्ण के आखिर भेद कितने होते हैं, और उन ये व्यंजन वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के आपके कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के सर कितना भेद होता है, 3। कितना होता है, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है क्या, अंतः अस्त, अंतः अस्त नहीं, पहले एक सॉरी स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन, और ये तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों की परिभाषा बहुत ही आसान ढंग से समझते हैं, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो आखिर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद हो जाएगा क्या, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सर आप तो स्पर्श व्यंजन बता दिए, स्पर्श व्यंजन में आप बताइए नहीं कि कितना भेद होता है, तो होता है ना कवर्ग, कवर्ग के मतलब 5 अक्षर क ख ग घ का सब, मतलब 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25, कितना 25 गो स्पर्श व्यंजन होता है। तो आपको याद हो गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा तपवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो सर स्पर्श व्यंजन हो गया, तो अंतःस्थ व्यंजन भी समझा दीजिए ना। तो समझिए क्या है अंतःस्थ व्यंजन, तो क्या य र ल कमा व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कर लीजिएगा, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, य र ल व, बस 4, य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और कभी कभी पूछता है अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो दीजिए 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब आ जाइए हम ऊष्म व्यंजन पर, सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। और ये 10th और 12th दोनों के दृष्टि, दोनों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऊष्म आ जाइए, व तक बोल दिए, य र ल व, तो बोलिए आप क्या, तालाबी स, मूलधन स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। याद हो जाएगा क्या,
कि उष्म व्यंजन कैसे कहते हैं, तो तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो इसकी भी संख्या 4 ही होती है। और इस चैप्टर में आप रह गया एक है और उच्चारण स्थान। नहीं, इससे पहले कुछ और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। क्या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? क्या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कभी कभी ये भी पूछता रहता है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो अक्ष, त्र, ज्ञ और एक और स्र, ये सब संयुक्त अक्षर के मिलने से बना है, ठीक है, इसलिए है संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इससे अगला जो आने वाला है, अगर आप कमेंट करते हैं कि हमारा व्याकरण बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया है, तो इससे आगे बढ़िया सा चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है उच्चारण स्थान। की आखिर जैसे हम क कौन सा अंग से बोलते हैं, जैसे प हम मुंह के कहाँ से बोलते हैं, तो ये सब वर्ण उच्चारण स्थान और 3 नंबर के उच्चारण स्थान एग्जाम में रहता है, तो वो तब पढ़ना और ही अनिवार्य है। तो आपको अगर अच्छा लगे कि हाँ व्याकरण पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आया, तो आप कमेंट करिए और फिर कमेंट करिए कि अगला आपको किस विषय में प्रॉब्लम है। अगर आप जब तक मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको आप बीमारी नहीं बनाते हैं तो आपको कैसे इलाज कर पाएंगे? नहीं ना। हम जाते हैं डॉक्टर को, कहते सर हमारा देखिए माथा दर्द कर रहा है, तो माथा दर्द की गोली देता है। तो यही था, आप बताएंगे समस्या तभी तो हल होगा। तो आप बताइए कि ये चीज़ में हमें समस्या है, इस चीज़ पर बनाया जाए, हम उस पर आपको वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए और आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट ना पाए। जय हिंद, जय भारत।